नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें सिर्फ दिखाते ही नहीं बल्कि आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं, ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का गणित भी समझ सकें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। शॉर्ट में पहले आपको बताते हैं और उसके बाद एक एक करके विस्तार से पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इंडिगो संकट मुश्किल में मुसाफिर, क्योंकि कई सारी जो इंडिगो की फ्लाइट्स है उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी खबर होगी 6 दिसंबर पर सियासत को समझिए, क्योंकि 6 दिसंबर को लेकर के सियासी बयानबाजी खूब चल रही है, वो भी कहानी आपको समझाएंगे। तीसरी खबर होगी झारखंड के सियासी हलचल को भी आपको समझाएंगे, क्योंकि झारखंड में पहेलियों के जरिए कई बातें कही जा रही हैं। और आखिरी चौथी खबर होगी उद्योग को लेकर नीतीश इतने एक्शन में क्यों है, क्योंकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशंस में लगातार 5वें दिन फ्लाइट की कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। हालांकि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शर्म करो। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। रांची एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा अभी क्या जाने का कोई हमारा। इंडिगो पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी की तो विमान परिचालन प्रभावित हुई और परिचालन पर असर पड़ा तो यात्री परेशान। हमारी इंडिगो की फ्लाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला। हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती है। पूरे देश भर के सब लोग परेशान है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। अंदर रुकने देंगे नहीं, इतना देख रहे हैं। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से। 4 दिनों से रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिखा और शनिवार को भी देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। इससे अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं और यात्री परेशान हुए तो उनकी जेब पर एयरलाइंस कंपनियों की नजर गड़ गई। मनमाना किराया वसूला जाने लगा। तब सरकार सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया। 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और तो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ। अलग अलग स्टेशनों और जोन से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं। ये फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया जहां इंडिगो के पैसेंजर्स की ज्यादा आवाजाही है। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। यानी फिलहाल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया तो कोई एयरपोर्ट पर रात बिताने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। सवाल है कि हवाई अड्डों पर हाहाकार क्यों है, तो इसका जवाब है कि 4 दिन के भीतर करीब 2000 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। रोजाना यानी कि हर रोज करीब 500 फ्लाइट लेट हो रही है। 5वें दिन भी इंडिगो ऑपरेशन में सुधार देखने को नहीं मिला। शनिवार को 400 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। जरूरी यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे हैं यात्री। कई लोगों को इमरजेंसी में कहीं जाना है, लेकिन उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एयरपोर्ट अब किसी रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा है। रेलवे स्टेशन की तरह एयरपोर्ट पर भी लोग फर्श पर सोने को मजबूर दिख रहे हैं। सूटकेस और भारी भरकम बैग्स के अंबार एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। जैसे ही इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने लगी, दूसरी विमान कंपनियों ने अपना हवाई यात्रा का किराया मनमाना वसूलना शुरू कर दिया और इसके बाद सरकार एक्शन में आई। सरकार ने कई निर्देश दिए। सरकार ने ये भी कहा कि इंडिगो कल तक पैसेंजर को रिफंड दे, 48 घंटे में सामान लौटाए और दूसरी एयरलाइंस किराया ना बढ़ाए। सरकार ने प्रभावित रूटों पर किराया तय भी कर दिया। इसके मुताबिक 500 किलोमीटर की दूरी तक का अधिकतम किराया 7,500 रुपए है। इंडिगो संकट में रेलवे सहारा बना है। देखिए, कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसके साथ ही ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़े जा रहे हैं ताकि जो यात्री फ्लाइट के जरिए सफर नहीं कर पा रहे हैं वो रेलवे के जरिए सफर कर सके। अब आप खबर तो समझिए, इंडिगो की मुश्किल आखिर क्यों बढ़ गई? ऐसा क्या हो गया कि अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे? तो भारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट 2 नियम लागू हुए हैं। मतलब दूसरा नियम इसे लेकर लागू किया गया था। पायलटों की थकान को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए थे। अब आप ये जानिए कि नए नियम में क्या क्या सख्ती थी। तो साप्ताहिक आराम की बात करें तो पहले 7 दिन काम के बाद 48 घंटे लगातार रेस्ट प्लस अलग से वीकली ऑफ की बात कही गई थी। नए नियम के मुताबिक वीकली ऑफ और ड्यूटी रेस्ट दोनों अलग अलग करना अनिवार्य था। पायलट सप्ताह में कम घंटे उपलब्ध। यही नहीं, नाइट ड्यूटी टाइम बढ़ा। पहले रात में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी थी। नए नियम में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी हुई। ऐसे में पायलट तेजी से अपनी ड्यूटी लिमिट पूरी कर देते। रात के स्लॉट में काम करना मुश्किल हो जाता था और इंडिगो के ज्यादातर स्लॉट रात में ही हैं, यानी कि इसका सीधा ऑपरेशंस पर असर पड़ने लगा। कई सारे जो क्रू मेंबर थे उनकी कमी हो गई और इन्हीं क्रू मेंबर्स के कमी होने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल होने लग गई और ये विवाद बढ़ गया है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। अयोध्या में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर बीजेपी ने जहां शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, तो दूसरी ओर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को एक जख्म बताया और कहा कि ना भूले हैं ना भूलेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी है। यानी कि 6 दिसंबर पर सियासी हलचल बहुत तेज है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये आस्था का मंदिर है। ये 500 साल के संघर्ष का मंदिर है। ये 500 साल के इंतजार का मंदिर है। ये 500 साल की तपस्या का मंदिर है। ये 500 साल के धैर्य का मंदिर है। ये भगवान श्री राम का मंदिर है। मुस्लिम आक्रामक
एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, शौर्य दिवस की शुभकामनाएं, न डरे न झुके न रुके। दूसरी ओर अयोध्या में विवादास्पद ढांचा ढहाए जाने की बरसी यानी 6 दिसंबर को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जख्म बताया और कहा कि न भूले हैं और न भूलेंगे। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में TMC से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी। मतलब 33 साल बाद भी 6 दिसंबर की तारीख सुर्खियों में है और 6 दिसंबर पर जमकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप 6 दिसंबर पर सियासत को समझिए। 6 दिसंबर को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सभी को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं दूसरी ओर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जख्म ना भूले हैं ना भूलेंगे। वहीं बीजेपी ने लिखा कि ना डरे ना झुके ना रुके। तो ओवैसी ने कहा जख्म ना भूले हैं ना भूलेंगे। वहीं तीसरी ओर TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम के मस्जिद की नींव रखी है। दरअसल 2019 तक हिंदू पक्ष 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाता था, तो मुस्लिम पक्ष इसे काला दिवस के रूप में मनाया करता था। और आपको यही बता दें कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता था। तो अयोध्या में जो विवादित ढांचा ढाया गया था उस दिन 6 दिसंबर की तारीख थी और इसीलिए इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता था। 1992 के बाद शौर्य दिवस के रूप में बीजेपी इसे मनाती थी। कोर्ट के आदेश के बाद परंपरा को खत्म कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने को लेकर इतनी बहस भी क्यों चल रही है। तो राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को ढाना एक विजय का प्रतीक था, इसीलिए इसे मनाया जाता था। लेकिन 6 दिसंबर पर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है ये भी समझिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि विवादित ढांचे का विध्वंस यानी कि धार्मिक स्थल टूटा। धार्मिक स्थल का टूटना एक काला दिवस है। कोर्ट के आदेश के बाद 2019 से अयोध्या में ये परंपरा खत्म हो गई, लेकिन सियासत अभी भी जारी है और यही वजह है कि आज 6 दिसंबर को जुबानी तीर दोनों तरफ से चलते रहे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार जोर दे रही है। नई सरकार के बनने के साथ ही एक्शन मोड में आए सीएम ने आज उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम आवास में हुई इस बैठक में निवेश बढ़ाने के साथ ही लंबित और आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शनिवार को सीएम आवास में उद्योग विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में बिहार में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई, निवेश बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया गया, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर फोकस किया गया और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार का फोकस ये जानने पर रहा कि हाल के वर्षों में राज्य में कितने उद्योग लगे, किस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं अटकी हैं और उन्हें गति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को साधने के लिए शुक्रवार को ही सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की थी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग की घोषणा की गई। जाहिर है सरकार का फोकस इन विभागों के जरिए नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर पाना है। 2025 के बिहार चुनाव में सरकार ने प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार की बहार लाने का जो वादा किया था, उन्हें रफ्तार देने के लिए
ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उम्मीद है बिहार में इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट में भी मजबूती मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, उद्योग रोजगार की समीक्षा बैठक में क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, उद्योग और रोजगार की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और राज्य में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ कि कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जो पहले से लंबे प्रोजेक्ट हैं उसकी क्या प्रगति है, उस पर चर्चा की गई। औद्योगिक योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री ने इस बैठक में की है। निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस अब आप समझिए। बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए नई पहल भी की गई है। रोजगार सृजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की योजना भी सरकार बना रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों, ये उद्देश्य सरकार का है। अब आप ये समझिए कि नीतीश कुमार ने निर्देश क्या दिया है, तो उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, अनुमोदन में देरी को पूरी तरह से रोका जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। निवेशकों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं। अब आइए आपको सवालों के जरिए खबर समझाते हैं। सवाल ये कि नई सरकार बनते ही एक्शन में क्यों है नीतीश कुमार, तो इसको समझने के लिए आपको बिहार चुनाव और चुनाव के मुद्दों को समझना जरूरी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का। बात दोनों गठबंधन की करें, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन ने रोजगार पर बड़े बड़े वादे जनता से किए हैं। इसमें एनडीए की ओर से वादा किया गया था कि 5 साल के भीतर 1 करोड़ नौकरी या रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और यही वजह है कि अब जब नई सरकार बन चुकी है प्रचंड जीत के साथ, तो अब सरकार का फोकस उद्योग पर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हुए हैं और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बीजेपी को अगर छोड़ दें तो सभी पार्टियां वंशवादी। जेपी नड्डा के झारखंड दौरे के सियासी मायने क्या हैं, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। जी हां, झारखंड के सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इन सभी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ गए, जिसने इस अफवाह की आग को और हवा दे दी। 2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को लेकर सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। मंच से जेपी नड्डा ने बीजेपी के विस्तार को समझाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। कहा, जब झारखंड का नंबर आएगा तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। कोयला और जो बालू है उसकी तस्करी कर रही है और इसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वर्तमान सरकार का प्राप्त है, ऐसा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है। साथ ही साथ जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर रखा है।
नितेश कुमार, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए अब झारखंड की सियासी हलचल को समझते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेपी नड्डा का ये दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन कुछ दिनों पहले दिल्ली में थे, तो आज झारखंड दौरे पर थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कयासबाजी क्या चल रही थी ये भी आप समझिए। बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन, ऐसी बातें चल रही हैं। दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन थे, वहां पर वो मौजूद थे। हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भले ही 2 पोस्ट किए, वो पोस्ट भी पहली वाले पोस्ट ही थे। हेमंत के पोस्ट से स्थिति कुछ भी साफ होती भी दिखी नहीं। झारखंड की सियासी हलचल को अब आप समझिए। कयासबाजी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आए। जेपी नड्डा के दौरे के बाद अब कई तरह की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने क्या कहा, हम आपको ये बताते हैं। बीजेपी कभी नहीं करती है विचारधारा से समझौता। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं हमारे देश में, वो सभी वंशवादी हैं। हमारे कार्यकर्ता यहां भी कमल खिलाएंगे। जब झारखंड में मौका आएगा तो झारखंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहां भी कमल खिलाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में नई सरकार नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्या है इस पोर्टल की खासियत, आप भी जानिए। यह है बिहार सरकार का नया पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है सिटीजन सर्विस पोर्टल। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये पोर्टल लोगों की सुविधा के लिए लाई गई है। इस पोर्टल के बन जाने से अब लोगों को थाने और पुलिस वालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आम लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। कोई भी घर बैठे शिकायत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर FIR भी दर्ज कर सकती है। सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल SCRB बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन में इस्तेमाल वाहनों की 15 दिन के भीतर नीलामी का आदेश दिया है। बैंकिंग फ्रॉड में तत्काल एक्शन के साथ महिला सुरक्षा को लेकर अभय ब्रिगेड का गठन करने का आदेश दिया गया है। बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार जी जान से जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।